लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। अब आगे है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ LAW होता है, वहाँ LO लिखा है तो उसको A कर देना। LO मतलब लॉ मतलब कम हो गया, LAW मतलब नियम हो गया, नियम है ना। केमिकल कम्बिनेशन रासायनिक संयोग के नियम। जैसे 10th में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनते हैं, ठीक है। और भी मैग्नीशियम फीते को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बनते हैं। और कई रिएक्शन मैंने पढ़ा है, हुआ है इस प्रकार से 10th में। क्या नियम उसका है, वो जो रिएक्शन आपस में दोनों कर रहे हैं वो एक खास रूल के अनुसार कर रहे हैं। हम तो यहाँ पर बना देते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेकर के जल, लेकिन लैब में इस प्रकार का नहीं होते हैं। मैंने बताया था जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल के अणु बनाते हैं तो उसमें H2O जो है, H2O में H और O 1:8 के रेशियो में है उसमें। यानी कि एक जल के अणु बनाना है हमको, एक अणु बनाना है जल का, तो 1 ग्राम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा हमको, यदि हाइड्रोजन तो 8 ग्राम क्या लेना पड़ेगा हमको, ऑक्सीजन। तब किसका निर्माण होगा, जल का। ऐसा नहीं है सिर्फ इतना से ही हो जाएगा, और भी कई रूल रेगुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है लैब में, तब जा कर के वो बनता है। ऐसे सिंपल से समझो, एक जो है मिठाई बनाने वाला मिठाई बनाता है, सीधे हम लोग नहीं बना पाएंगे मिठाई, उसका अपना रूल रेगुलेशन है। क्या पहले करेगा, उसके स्टेप बाय स्टेप उस प्रकार से करेगा तभी बन पाएगा अच्छा से। ठीक उसी प्रकार से केमिकल रिएक्शन जो होते हैं स्टेप बाय स्टेप होंगे और उसका नियम कानून है, ध्यान रखना पड़ेगा, तभी वो केमिकल रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो हवा में भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हर समय 24 घंटा बारिश पड़ता, लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ये भी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम अलग भी नहीं कर सकते थे। यदि अलग कर सकते थे, तुमको पता है पानी में क्या घुला हुआ है, कहेगा नहीं हम मानेंगे, कहेंगे मानना पड़ेगा, मछली सांस कैसे ले लेता है, सोचो, तब तो मानना पड़ेगा ना। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन आ गया, अब ध्यान है बता ही देते हैं। हमको ये बताओ, मछली पानी के अंदर है, जिंदा है, अब बाहर निकालते तो काहे मर जाता है, उसके पास गिल्स है जो मतलब पानी के मतलब पानी में जो ऑक्सीजन तैरता है उससे मतलब लेता, पानी को अंदर लेता, पानी को ही अंदर नहीं। वो देखो सबका ऑक्सीजन लेने का क्वांटिटी अलग अलग है, ठीक है ना। जितना ऑक्सीजन चाहिए, पहला बात है वो हम लोग की तरह नाक तो है नहीं उसको कि सांस ले लेगा हवा में, और दूसरा बात है कि हवा में और भी गैस मिले हुए हैं, ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा है, उन लोग को हमसे कम ऑक्सीजन चाहिए, और जितना कम ऑक्सीजन चाहिए उतना जल में उसको मिल जाता है सफिशिएंट, इसलिए बाहर निकालने पर मर जाता है वो। बस अभी क्वेश्चन आया तो बता दिए। अभी हम बताना ये चाह रहे थे जैसे कि H2O जल का फार्मूला होते हैं, उसमें हाइड्रोजन भी और क्या है, ऑक्सीजन भी है। अभी ऑक्सीजन का कमी हो रहा है कोविड-19 के पीरियड में, है। चलो निकाल के दे देते हैं पानी से ऑक्सीजन, निकाल पाओगे, नहीं निकाल सकते हैं। उसको जल से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग करना पड़ेगा, तो उसका एक अपना प्रोसेस होगा। कैसे अलग करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, कहेंगे गर्म कर देंगे, अरे गर्म करेगा तो भाप बनकर उड़ गया, अलग कहाँ हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अलग नहीं हुआ। तो उसको अलग करने के लैब में अलग किया जाता है, लैब में एक अपना सेटअप उटअप रहता है, उस प्रकार से रूल रेगुलेशन होगा, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तब उससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग होंगे, यानी कि इस प्रकार वो केमिकल रिएक्शन हो गया। तो बात क्या है, 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी मतलब 16 से कुछ ईस्वी, है ना, 1617 नहीं, ये भी नहीं पता है, 1600 से 1700 के बीच, हाँ बीच में। अभी जैसे 21वीं सदी चल रहा है ना, यानी कि 2020 से प्लस चल रहा है, 17वीं शताब्दी मतलब 16 से कुछ ईस्वी। तो 17वीं शताब्दी में जब अनुसंधान करता मतलब शोध करता, जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे उस समय के, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के निर्माण के लिए, यानी कि उसके पास एक पदार्थ था, उससे वो बनाना चाहता था दूसरा पदार्थ। जैसे रॉ मटेरियल के रूप में लोहा निकालते हो खदान से, सिल्वर ही निकालते हो, आजकल उससे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट बनाए जाते हैं। तो यही चीज़ करने के लिए एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ
बनाने के लिए, जैसे दूध से बनाते हो दही, वहाँ उसने लोहा से कई पदार्थ बना लिया। जैसे अभी देखो यही से मेटेरियल जोड़ कर ना चंद्रमा पर भेज देते हैं मून मिशन, मंगल भेज देते हैं मार्स मिशन, अलग अलग सब्सटेंस बनाए हैं तब ना। तो उसी प्रकार से 17वीं शताब्दी में अनुसंधानकर्ता जो है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के निर्माण के लिए प्रयासरत थे। वो काफ़ी मतलब कोशिश कर रहे थे कि मेरे पास इस सब्सटेंस है, इससे दूसरा सब्सटेंस हम बना लेंगे। जैसे यूरेनियम से बम बना लिया, अभी देखो बनाया है ना, यूरेनियम से ही बम बना लिया है, एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बना लिया है। वो इतना आसान तो है नहीं है। तो इसी के लिए वो प्रयासरत थे उस समय के जो अनुसंधानकर्ता थे, जो साइंटिस्ट थे, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट सब। उस समय रासायनिक संयोग से संबंधित कुछ नियमों का प्रतिपादन हुआ, कुछ सिद्धांत दिए 17वीं शताब्दी में। रासायनिक संयोग की केमिकल रिएक्शन कब होगा, इस केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है दो चीज़ मिल करके कोई नया चीज़ बनाएगा, उसी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, दो चीज़ को मिला और नया कुछ मिलेगा, वही क्या हो गए हैं, केमिकल रिएक्शन हो गए। तो उसी के संबंध में कुछ नियम दिया, उसी नियम को रासायनिक संयोग के नियम कहेंगे। बोलो समझ में आया। रासायनिक संयोग का नियम ये हो गए हैं। कुछ रासायनिक संयोग नियम है जो मेरे सिलेबस में, उसको हम पढ़ेंगे। पहला नियम मेरा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला नियम हो गया, LAW होगा, सब में LO लिखल है। उसके बाद में सही करेंगे, जब पढ़ने बैठते हैं कर्म में रहता है, छोटे हो बाद में कर लेंगे ठीक है ना, लेकिन झूठी वादा करते हैं, करते नहीं हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अच्छा पहले बताओ संरक्षण मतलब क्या होता है। सुरक्षा करना नहीं कहता है रामायण में, ये मेरे संरक्षण में तुम कुछ नहीं कर सकते हो। द्रव्यमान संरक्षण मतलब वही है, द्रव्यमान भी संरक्षित है, यानी कि कोई रिएक्शन होने से पहले जितना वेट था और रिएक्शन होने के बाद भी उतने वेट रहेगा उसका, यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये कहते हैं इस नियम का प्रतिपादन, मैंने कल लेबोजियर के नाम के बारे में, जो पूरा कैसे नाम होते हैं वो भी डिस्कस किया था, नहीं किए थे, पूरा नाम एंटोनियो कुछ था ऐसे करके, लेबोजियर नहीं बताए थे। हाँ, तो पहला क्वेश्चन निकलेगा यहाँ से, ई नियम दिया कौन था, तो लेबोजियर पहला क्वेश्चन हो गया है ना, LAVOSIER। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, लेबोजियर ने किया था। कहीं होगा बेचारा लेबोजियर का फोटो है या है ना, है देखो लिखल है, बेरोजगार लेबोजियर। 17वीं शताब्दी में इसको कोई काम नहीं मिल रहा था, बैठ के नियम दिया, टेंशन लेना पड़ता हम लोग कभी 300 साल बाद तो इसका नाम है आंतोइन लावुसिए। तो लगभग इधर हो सकते हैं। देखो मैंने बोला 17वीं शताब्दी, इसका जीवन काल हो गया 1744 मतलब 43 से 94, तो 17वीं शताब्दी इसको बोलेंगे, है ना लिखा हुआ। इस नियम के अनुसार द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तू बताओ ये द्रव्य का मतलब क्या होते हैं, वो द्रव मत बुझना, पानी वाला द्रव, ये द्रव का मतलब सब्सटेंस हो गए, जिसमें सॉलिड्स लिक्विड्स गैस तीनों आते हैं। द्रव्यमान संरक्षण मतलब द्रव्यमान क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, इसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी को यहाँ दूसरे नंबर में लिखा हुआ, हम इस चीज को लिख देते हैं इस नियम के अनुसार, ताकि तुमको ध्यान में रहे। इस नियम के अनुसार मुँह आता है, सांस छोड़ने मानेंगे। द्रव्य मतलब मैटर ना तो बनाया जा सकता है, समझ में आ रहा है ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। याद करो, एक सुना होगा कभी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, मैंने कल बातों में समझा भी दिया था उस चीज को। ऊर्जा का जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसको लेबोजियर साहब ने दिए थे कि द्रव्यमान को ना तो मतलब द्रव्य ना तो बनाया जा सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकते हैं, यानी कि ना बना सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं। इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसी को यानी कि संरक्षित हो गया, ना निर्माण ना नष्ट, जो है वही रहेगा, सिर्फ फॉर्म चेंज होगा उसका, इसीलिए इसको कहते हो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बात समझ में आ गया ना, ये बात हो गई। और उसी प्रकार से फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम।
ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो मेरा एनर्जी खत्म हो रहा है ना, नहीं हो रहा है खत्म, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी खत्म नहीं हो रहा है। हम बोल रहे हैं तो मेरे पास जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रहा है साउंड एनर्जी में, ध्वनि ऊर्जा में। जैसे अभी यहाँ से बोल रहे हैं, कैसे सुना दे रहा है तुमको, बताओ, बता सकते हो कोई? काहे सुना, हमने सुना, अभी अच्छी बोल रहे हैं सुना दे रहा है, कान बंद कर लो, सुना देगा? काहे ने? इसके पीछे रीजन क्या है? जैसे साउंड जब ध्वनि पढ़ाएंगे, जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं और तुमको सुना दे रहा है, मेरे मुंह के सामने का जो मॉलिक्यूल है, हम बोल रहे हैं एक प्रकार का ऊर्जा मेरे यहाँ मुंह से निकल रहा है ना, ये एनर्जी जो पास के मॉलिक्यूल होगा उसको मिलेगा। अधिक एनर्जी आते हैं वो हो जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। अब ये क्या होती है केमिस्ट्री क्लियर करेंगे आगे चैप्टर में। वो अधिक एनर्जी आने के कारण उछल कूद, जैसे तुम्हारे पास टका अधिक चलेगा तो शांत बैठोगे, मतलब कैसे खर्चा होगा इस पर ध्यान देते हैं। तो वही बात है, यहाँ का जो पार्टिकल है मेरे मुंह के सामने का पार्टिकल, उसको जैसे एनर्जी हम देंगे अधिक एनर्जी हो जाएगा, वो टक्कर मारेगा दूसरे वाला को, फिर उसको अधिक एनर्जी होगा वो तीसरे को। इसी प्रकार से पार्टिकल आपस में टू एंड फ्रो मोशन टकराते हैं और हमारे कान के पर्दे पर हिट करते हैं तो हमको सुनाई देता है। यानी कि एनर्जी का मतलब यहाँ हम बता रहे हैं ऊर्जा का लॉस नहीं हुआ, वो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार से द्रव्य को भी ना बनाया जा सकता है और ना निर्माण किया जा सकता है। यानी कि इसको दूसरे फॉर्म में कर सकते हो, ये तो इन जनरल फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म में डिफिनेशन यहाँ पर क्या है, इस नियम के अनुसार प्रतिकारक का कुल मास, इस नियम के अनुसार प्रतिकारक का कुल मास बराबर प्रतिफल के कुल मास। प्रतिकारक प्रतिफल पता है ना? पता है प्रतिकारक प्रतिफल, तुमको पता है? तुझको तो बोलना ही पड़ेगा सर जी। क्या प्रतिकारक प्रतिफल का मतलब बताओ? प्रतिकारक प्रतिफल, हाँ शायद पता है। हाँ बोलो, शायद पता नहीं, बोलो ना। बोलो, पढ़ाए हुए हैं। हाँ हाँ प्रतिफल वही ना होता है जो सर वो वाला नहीं सर हम बोले, 10वां में जो था सर, एगो रिएक्शन करके जो तू बोलो। हम बोले सर, हाँ। जो मतलब दो गो सब मतलब पदार्थ मिल करके या दो गो तत्व मिल करके कोई पदार्थ का निर्माण करता है, तो जो दो तत्व मिला वो हो गया प्रतिकारक, और जो उसके बाद फल निकला या मतलब वो हुआ पदार्थ का प्रतिफल। निर्माण वो प्रतिफल हुआ। मतलब रिएक्शन होने से पहले जो तुम्हारे पास सब्सटेंस है वो प्रतिकारक हो गया, और रिएक्शन होने के बाद जो फल मिला वो प्रतिफल हो गए। समझ में आ गया ना बात? ये बात होती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जल। तो H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। तो इसको क्या बोलेगा? दोनों को प्रतिकारक, और दोनों मिल करके क्या बना लिया? प्रतिफल। जल। तो वो क्या हो गए हैं? प्रतिफल। मैट्रिक का मैंने डिस्कस कर दिया, कहीं लिखाएंगे, ये कहे लिखाएंगे, मैट्रिक में लिखो, वहाँ जाकर पढ़ो, मैंने यहाँ कह दिया, रिपीटेशन भूल गए हो तो ये प्रतिकारक हो गया प्रतिफल। तो ये नियम कहता है कि रिएक्शन से पहले जो प्रतिकारक का कुल मास था, द्रव्यमान था, रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड्स, नया कंपाउंड्स का निर्माण हो गए, जिसका गुण जो होगा पहले वाले कंपाउंड के गुण से अलग गुण होंगे, लेकिन मास जो होगा वो चेंज नहीं होगा, वो मास सेम ही होंगे। जो प्रतिकारक का मास था वही प्रतिफल का मास होंगे। एग्जाम्पल देख समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जल वाला भी है। जैसे H2 प्लस O2, एक दुकान से ले लिया हाइड्रोजन, दूसरी दुकान से क्या खरीद लिया? ऑक्सीजन। अब दोनों को मिला दिया। इतना आसान इसने समझने के लिए, समझ में आ गया ना? दोनों मिलकर क्या बनाएंगे आपस में जी? जल। मैंने बताया था 1 से लेकर के 30 तक परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या याद होना चाहिए और सिंबल याद होना चाहिए। केमिस्ट्री का बेसिक है ना? ये तो लिखाए होंगे, तुम्हारे पास होगा ना? हाँ सर है। कल कॉपी लेकर आना, ग्रुप में सेंड कर दीजिए, जिसको याद नहीं होगा लिख लेना वहाँ से। तो अब बताओ हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? अभी मैंने पढ़ा है इस नियम के अनुसार से, इसका कुल मास बराबर इसका कुल मास। तो इसका हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या एक गो। क्या गो हाइड्रोजन है? 2 गो। 1 गुना 2 कितना हो गया? 2 गो। प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16 होगा। 16। ऑक्सीजन है क्या गो? 2। तो 16 दूना कितना हो गया? 32। यानी कि 2 ग्राम यहाँ पर हाइड्रोजन और 32 ग्राम यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है। अच्छा चलो बना। अब दोनों को जोड़ो। 34। अरे द्रव्यमान संख्या सब निकालने के लिए आता होगा ना, कैसे निकाला जाता है? 9 का ही है ये।
आता है निकालने हाँ के सर, लिए, द्रव्यमान सबको जोड़ देते हैं, अब इसका निकालना होगा। उसी प्रकार से हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 गो हैं 2 गो 2 गो हाइड्रोजन है, तो 2 प्लस 1 गो हाइड्रोजन है, 1 का द्रव्यमान 1 और 2 गो है, 1 गुना 2 2 हो गया। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, 1 गो 8 दूनी 100 8 8 दूनी 16 हो गया। अच्छा अभी नियम का कहा, प्रतिकारा का कुल मास बराबर किसका कुल मास, प्रतिफल अच्छा प्रतिकारा कुल मास यहाँ कितना हुआ, 32 2, 34 इधर कितना है 16 2, 18 21 तो नहीं हुआ। याद करो क्या कमी त्रुटि है, यहाँ पे क्या जो है ना, रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है। करेंगे। नहीं है तो पहले बैलेंस रिएक्शन क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करना पड़ेगा। यही तो एगो त्रुटि है। त्रुटि याद करो 10वां में चीज पढ़े वो किए थे, गलत है, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए एग्जाम आता भी है, इसीलिए रिएक्शन क्या करना पड़ेगा हमको, बैलेंस। इसको करना। समीकरण ए या कुछ भी कर ए है लिखें ताकि तुमको नोट्स पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। अब फिर से इसको लिखते हैं, पहले तुमको बैलेंस करना पड़ेगा, H2O2 मिलकर जल तो बनाएगा। अब चलो बैलेंस करने का तरीका क्या है, जो अनुमान। सबसे कम बार आया है पहले उसको करेंगे बैलेंस, जो सबसे कम बार आया पहले उसको करेंगे बैलेंस, और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं, जो सबसे अधिक बार उसको करते हैं बाद में, वैसे भी वो खुद ऊपर बैलेंस हो जाता है, छोटा करने के बाद बड़का। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तो तीनों एलिमेंट है, किसी कर सकते हो बैलेंस, समझ में आ रहा है ना। तो करो बैलेंस, कैसे सिखाओ, कैसे पढ़ाई थे बैलेंस करने के लिए। अनुमान विधि एगो बीजगणित के विधि। अनुमान विधि से बताओ। अनुमान विधि से तो सर पहले तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पे 2 2 लगा दीजिए, और पहले देखो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या गो है, 2 गो है, यहाँ हाइड्रोजन क्या गो है, 2 गो है। काहे उसको कुछ कर रहे हो, अनबैलेंस कौन है, ऑक्सीजन उसको न करना है। हाँ। यहाँ ऑक्सीजन क्या गो है, 2 गो। यहाँ कितना लगाना पड़ेगा, 2। लेफ्ट का मास राइट का मास बराबर होना चाहिए ना जी, हाँ, बराबर हो नंबर गया। नंबर। यहाँ ऑक्सीजन क्या गो है, 2 यहाँ ऑक्सीजन क्या ऑक्सीजन हो 4 गो गया, हो गया। आज जैसे ही ऑक्सीजन दिया हाइड्रोजन चेंज हो गया हम, अब दो उधर दुना भी कितना 2 हो लगा गया दीजिए, ये, 4 तो यहाँ हाइड्रोजन क्या गो है, 2 गो। यहाँ क्या लगा दो, 2 बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब निकालो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, ये दो भूल जाओ, हाइड्रोजन द्रव्यमान संख्या क्या गो, 1 क्या गो हाइड्रोजन है, 2 गो, कितना से गुना है, 4 से 2 हो गया, ये समझ में आया। हाइड्रोजन द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 1 हाइड्रोजन है क्या गो, 4 गो, 2 गो है, 2 गो। अरे 2 हाइड्रोजन है ना, हाँ। देख कर भी गलत बोल रहा है, 2 हाइड्रोजन है, हाँ। दोनों हाइड्रोजन का वेट 2 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई 2 4 नहीं हुआ, 4 हुआ, हम डायरेक्ट गुना कर दिए। है ना, तो 4 ग्राम इधर हो गया, ये तो 32 ग्राम ही रहेगा ना। अब इधर देखो 2 का भी मत देखो, अब तो ये तो सेम मिल गया, यानी कि 2 प्लस क्या होंगे यहाँ से जी, और 2 से गुना है, यानी कि ये कितना हो गया, 16 2 32 2 16 2 18 18 गुना 36 ग्राम। इधर चलो, इधर भी कितना ग्राम हुआ जी, 36 ग्राम हुआ। बोलो प्रतिकारक कुल मास बराबर किसके कुल मास बराबर हो गया, इसका मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन कर रहा है, इसीलिए जो पालन करेगा वही सही है, जो पालन नहीं करेगा वो क्या है, लिखा भी इस चीज को, समीकरण ए इसको समीकरण बी मान लिया। सुनो अब, उपयुक्त समीकरण ए और बी में समीकरण बी, उपयुक्त समीकरण ए और बी में समीकरण बी लेवोजियर के नियम का पालन करता है, हाँ सही में कर रहा है, प्रतिकारक कुल मास प्रतिफल का कुल मास पालन कर रहा है। जबकि अतः समीकरण ए को रॉन्ग माना जाता है, समीकरण ए क्या होगा, गलत होगा, क्यों, क्योंकि वो लेवोजियर के नियम को पालन नहीं कर रहा है, समझ में आ गया ना। जबकि समीकरण बी को करेक्ट माना जाता। अब 10वां में जो पढ़ाए थे कि रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, क्यों करना जरूरी है अब पता चला वो चीज, तो सब लिंक जुड़ा हुआ है। वहाँ पर ये नहीं बताते थे कि लेवोजियर नियम है, ये चीजें नहीं डिस्कस किए थे वहाँ पर, वहाँ ये बताए थे कि बराबर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तुमको उतना रिक्वायरमेंट था। और यहाँ ये बताया कि बात किसने कहा था, लेवोजियर ने दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये प्रतिकारक कुल मास प्रतिफल कुल मास होगा, और वो करने के रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि बैलेंस रिएक्शन ही सही होता है, अनबैलेंस रिएक्शन सही नहीं होता। क्यों नहीं होते हैं सही, क्योंकि लेवोजियर नियम को फॉलो वो नहीं करते हैं। ये पूरा कंप्लीट हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 10th में जितना रिएक्शन पढ़े अब सबको देख सकते हो इसी प्रकार से, कौन सही है और कौन गलत है। बात समझ में आया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, समझ में आया ये नियम, लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रोपोर्शन, रहने दो, स्थिर अनुपात का नियम। ये बेरोजगार सब नियम आकर दे दिया, टेंशन होता है हम लोग को। अब देखो ये सब नियम नहीं देता ना, इतना आजकल वैरायटी का फूड खाते हो, अलग अलग टाइप का क्या क्या मशीन सब बना दिया है, तो ये सब संभव ही नहीं हो पाता। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट, थोड़ा सा देख लेते हैं। मुखार बिंदु से दर्शन कर लो बेचारा का, इसमें तो फोटो नहीं दिख रहा है ना। इसका पूरा नाम है जोसेफ फ्राउस्ट, साइंटिस्ट का नाम है। 1754 से 1826 जीवन काल इसका जीवन काल हो गया। अब देख सकते हो कितना उसको बड़ा बड़ा झट्टा है, नहीं दिख रहा है उसमें, थोड़ा सा इसमें निकालोगे ना बुक में तो पता चल जाएगा तुमको। तो यह नियम फ्रांसीसी रसायनज्ञ जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस कहाँ है? सर यूनान में, यूरोप में है ना शहर यूनान। फ्रांस नॉर्थ साइड से है फ्रांस, तो वहाँ का ही ये साइंटिस्ट थे जोसेफ प्राउस्ट। इस नियम का प्रतिपादन मतलब ये नियम दिया। क्या नियम दिए सुनो। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानक अनुपात से समान होता है। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानक, अच्छा पहले बताओ तत्व क्या होते हैं, एक बार फिर से डिस्कस, तत्व क्या होते हैं बताओ, जो जानते हो वही बताओ। तत्व सर यौगिक ये एलिमेंट है तत्व। अच्छा देखो तुम क्या कहते हो, सोडियम एक एलिमेंट है ना, कहते हो ना, तत्व है ना, और ये भी कहते हो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 कहते हो ना। यानी कि और सोडियम है, परमाणु संख्या 11 है। अंदर वाला बता रहे सुनना, एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मिलती है ना उसी को एलिमेंट्स कहते हैं। समझ में आ गया ना? तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के उल्टा चलो, एक तत्व का सभी परमाणु आपस में समान होते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? परमाणु तो पता भी नहीं है, थोड़ा दिक्कत होगा। परमाणु जैसे शुरू में डिस्कस किया था, परमाणु बहुत सूक्ष्मतम कण है। जैसे भगवान को देखे हो कभी? नहीं। परमाणु वही चीज ईश्वर है, समझ लो, उसी से सृष्टि बना है। सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ वही है। जिसे कहते हो ना भगवान कण कण में है, हम ही कहते हैं कि कण कण निर्माण परमाणु से हुआ है। सबका निर्माण किससे हुआ है? परमाणु से। सब में परमाणु बसल है। भगवान कण कण में बसे हैं, तो परमाणु कण कण में बसे हैं। सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है? परमाणु से, जिसे हम लोग देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं उसको। अब देखना होगा तो वो मशीन दिखाई, कितना बड़ा मशीन था, तो वही चीज परमाणु है। तत्व क्या होते हैं? एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं? तत्व। या बोले कि तत्व का निर्माण एक ही प्रकार के परमाणु से होता है। जैसे सोडियम Na सिंबल हो गया, उसका परमाणु संख्या 11 है, मतलब वो जो 11 परमाणु है सबका साइज आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। गुण भी सर हाँ सब चीज सेम होगा। वो सोडियम हो गया। और जब एक से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं, देखो ये सब बताने वाला टॉपिक है नहीं, ये 11th के सिलेबस में नहीं आते हैं, ये 9th के सिलेबस में आते हैं। नहीं जानते इसलिए मैं बता रहा हूँ। तत्व एलिमेंट सब नहीं पढ़ाते हैं 11th वाले को। तत्व समझ में आ गया ना? तत्व क्लियर हो गया ना? अब यौगिक क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्व को मिला दो, वो क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा। जैसे जल एक क्या है? यौगिक कहते हो ना। जल में देखो एगो हाइड्रोजन है, एगो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहते हो ना। कार्बन भी उसमें है और उसमें ऑक्सीजन भी है। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट कहते हो, कहते हैं ना कैल्शियम सल्फेट CaSO4, उसमें कैल्शियम भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, उसमें मैग्नीशियम भी है, सल्फर ऑक्सीजन भी है। यानी कि जब एक से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? यौगिक। तो स्थिर अनुपात का नियम फ्रांसीसी रासायनिक जोसेफ प्राउस्ट ने क्या बताया? किसी यौगिक में देखो बेसिक नहीं जानते हो, केमिस्ट्री का 10th में जो पढ़ाए थे फर्स्ट और सेकंड क्लास, शायद उसमें डिस्कस किए थे इस सब चीज़ का, कंपाउंडर। हाँ पूरा फुल्ली डिस्कस किए थे ना, वो जाकर देख लेना, तभी कल्याण होगा। नहीं तो हम अब नियम कब समझ में आएगा? 11th कब समझ में आएगा? जब टेक्निकल टर्म होना चाहिए क्लियर पहले से। जैसे तत्व होना चाहिए क्लियर, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण, प्रतिकारक कौन, प्रतिफल कौन, इससे मिलकर या बनते हैं, सबका सिंबल याद होना चाहिए, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आना चाहिए, तब अच्छा समझ में आता है। वैसे जहाँ जहाँ दिक्कत होगा हम प्रयास करेंगे, हम बताने की कोशिश करेंगे। तो स्थिर हाँ तो पहले लिख लेते हैं। इस नियम का प्रतिपादन
किसने किया था जी? कहाँ गया बेरोजगार प्राउस्ट? ग्रुप डी में दे देना इसको। नहीं, प्राउस्ट ने किया था। समझ में आ गया ना? किसी यौगिक में ये तत्व, ये नियम कहते क्या है? मतलब ऐसा नहीं है सूद को उठा अच्छा नियम दे दिए। सालों साल शोध किए बेचारा, बहुत सारे एलिमेंट पे शोध जवान किए। से बुढ़ारी में हो गया। समझ में आ गया ना? उसके बाद ये नियम निकला, इतना आसानी से नहीं निकलता है। सुनो, किसी यौगिक में नियम समझाते हैं क्या है। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों तत्व का जो द्रव्यमान होगा, तत्व का जो वेट होगा, उसका अनुपात सदैव समान होता है। सदैव क्या होंगे? समान होता है। तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज नहीं है, मतलब कॉपी में, तो तू ई भी लिखना अथवा हम दे करके ई भी लिख लेना। यहाँ जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, किसी यौगिक का निर्माण हमेशा तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से होता है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, जल जो निर्माण हुआ है जल का, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है। यानी कि 1 ग्राम लेंगे हाइड्रोजन तो 8 ग्राम क्या लेना पड़ेगा? तभी बनेगा जल, वैसे जल बनेगा नहीं। तो ये नियम वही कह रहा है, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसका प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया। किसी कंपाउंड में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा क्या होगा? समान। या इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोले, किसी यौगिक का निर्माण जो होगा हमेशा तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग के फलस्वरूप होगा। पता नहीं चलता क्या है? एग्जाम्पल देंगे तब देखो, एग्जाम्पल से पता चलेगा क्या है निश्चित। H2O है, ठीक है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1। क्या हाइड्रोजन है? 2 2 ऑक्सीजन द्रव्यमान संख्या 8। परमाणु संख्या 2 है। 16। अरे कैसे? संख्या 8 होगा। परमाणु संख्या 8 होगा ना? 2 गुना करेगा क्या मिलेगा? 16 हो गया ना? अच्छा कटेगा, काट देते हैं। 2 8 16, 2 8 16, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 1:8 हुआ 1:8। अब नियम को देखो, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होगा। यानी कि अब जहाँ जहाँ जल है, ग्लेशियर का जल है, चंद्रमा पर का जल है, कहीं भी जल, चाहे जिस फॉर्म में हो जल है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा। 1:8 ही रहेगा हमेशा, चाहे चापाकल का पानी हो, फिल्टर का पानी हो, कोनो पानी हो। अब समझ में आया? ये बात कहा किसने? प्राउस्ट ने ये बात कहा। यही हुआ कि किसी यौगिक, हाँ कोनो पानी ले लो, कोई वाटर हो, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 होगा, हमेशा। ऐसा थोड़े अपने मन से कह दिया, उसने सब जगह का जल लिया होगा, सबको देखा होगा, निकाला होगा उसमें कि सही में आता है कि नहीं, तब को कहा अच्छा मैंने ये किया। तो इस प्रकार से नियम भी देते हैं साइंटिस्ट का शोध करने के बाद। इसका मतलब ये हुआ है ना? यहाँ भी लिखा है, किसी यौगिक का निर्माण हमेशा तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन 1:8 है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना है, किसी भी एलिमेंट देख सकते हो, एनी एलिमेंट। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 होगा ना? 12 होगा। ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 32, काटो इसको, काटेगा 3 चौके 12, 3 चौके 12, 8 चौके 32, यानी कि 3 2 कितना निकला? 8। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अब जहाँ जहाँ निकलेगा, गाड़ी के धुआं से निकले, वायुमंडल में हो, कहीं भी हो, कोनो देश में हो, उसमें हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 ही रहेगा। ये हुआ इसका नियम का मतलब। बात समझ में आएगा ना? ये कैसे नियम निकाले होंगे? ये सब जगह धुआं लिए होंगे बेचारा प्राउड साहब, और सब धुआं का एनालिसिस किए होंगे। अच्छा इसमें देखते हैं कार्बन कितना, ऑक्सीजन कितना है, सब को एनालिसिस किया, सालों लग गए होंगे करने में, तब एक नियम दिया, तब इसका नाम पढ़ते हैं। बात समझ में आ गया ना? ये नियम कहता क्या? क्लियर हुआ? यही बात है स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट पेज लाओ। नेक्स्ट पेज। अब इसी प्रकार से हमको कोई एलिमेंट ले लो, जो कंपाउंड लेना है, देखो सबका रेशियो चेक करो, CaO ले लो, MgO ले लो, कोई भी ले लो, लॉ खड़ाएंगे फिर छोड़ेंगे। अब मूलानुपाती सूत्र कल पढ़ेंगे। यहाँ तक 4 लॉ देख लेते हैं, 2 लॉ कराएं, कम से कम 4 लॉ। तब दो नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात।
सब पर लिख देना पेज नंबर, नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा अब क्या अभी तो समझ रहे हैं ना, 1 महीना बाद फिर तुमको ने खुद पता चलेगा पहले कौन पढ़ाए थे बाद में कौन पढ़ाए थे। नोट्स डेली जितना पढ़ाते हैं डेली काम करते सर हैं 3 पेपर का कॉपियों में ना। ये फेर तुमको भेजे है ना ग्रुप में, उस फेर से लिखो। और जिसमें जैसे देखो जैसे अभी एगो डिफिनेशन जो था इस नियम का, इसमें जो लिखा है हमने अलग उसमें लिखा है ना, तो नोट्स में अथवा करके डिफिनेशन भी ऐड कर देना है। मैथ का तो लिख अब मैथ का तो लेने वाले ने लिखना है, मैथ में कुछ मतलब पीडिया वाला भाई ने जो पढ़ाए हैं वही छापने की तरफ से। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। अब तुम भी कुछ शोध करो, इसी प्रकार एनालिसिस करो बैठ करके, जैसे प्राउड साहब ने किया, एकदम धुआं बेचारा धुआं को नहीं छोड़ा नहीं, मतलब सबको ऐसा नहीं है कि उसका नियम खाली धुएं तक लागू होगा। जितना बहुत मेहनत लगता है नियम देने में, सोचो जितना भी कंपाउंड है ना वो कहीं भी मिलेगा, चाहे लोहा यहाँ से लोहा मिला हुआ हो कि चाहे लोहा मंगल पर जाकर मिलेगा, चाहे लोहा चांद पर जाकर मिलेगा, लोहा है और उसका कंपाउंड जो है उसमें जितना रेशियो यहाँ है सब जगह रेशियो सेम मिलेगा। यानी कि उसने बहुत अध्ययन किए होंगे नियम देने के लिए, नहीं है? सोचो थोड़ा सा थिंकिंग, सीधा लो मत देखो नियम कैसे दिए वो सोचो, सबको से देखे होंगे कि तब नियम दिया। समझ में आ गया ना बात को? ये बात होती है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, गुणित अनुपात का नियम। देखो उसमें गुणित अनुपात का नियम, अच्छा फोटो दिल है, गुणित अनुपात का नियम, ठीक है ना? तो यही अपना है, क्या नाम है? जोसेफ लुइस गे लुसाक, ये इसका पूरा नाम हो गया। मतलब मोहन सोहन नाम रखकर याद करने में दिक्कत होता है। जोसेफ अंग्रेजी होगा ये पक्का। यह नियम डाल्टन द्वारा गुणित अनुपात का नियम। अच्छा एग्जाम में क्या पूछेगा? एग्जाम में तू ये रखना ध्यान में कि कौन नियम किसने दिया, बस इतने ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव में सर हाँ, किसने कौन नियम, इससे अनुपात नियम किसने दिया धर लेगा। पॉलिटेक्निक से में कम चांस है पूछने का, सब इंटर लेवल करने ये सब क्वेश्चन नहीं। क्या आएगा वो जब शुरू करेंगे ऑर्बिट तब आएगा वो तो। हाँ ऐसे नहीं देखा था, छल्ला बनाते हैं, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का घर कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ रहेंगे, कैसे सोते हैं, सर गोला बना। हाँ हाँ वही तो वो चीज़ है ना। तो इस चीज़ को देखते हैं। इस नियम का प्रतिपादन डाल्टन ने किया। इस नियम का प्रतिपादन इसको जॉन डाल्टन भी कहते हैं। हाँ जॉन डाल्टन। फिर गेलुसाक का लिखल है, उसका लगता है सर पूरा नाम है कि पुराना नाम है? पता चल जाएगा। डाल्टन ने किया, समझ में ना। और ईस्वी तीसवी ने रखना याद, 1803 ईस्वी में दिया गया था। इस नियम के अनुसार देखो एक बार में नियम समझ में आएगा, 2-3 बार बताएंगे तब समझ में आएगा। थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, पहले नियम सुनो क्या नियम कहता है। नियम ये कहता है, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व परस्पर संयोग करेंगे, दो तत्व क्या करेगा आपस में मिलेगा, तो 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करता है। कहेगा ये कैसे होगा, 2 तत्व मिलेगा तो यौगिक बनेगा, नहीं कहेंगे अधिक यौगिक बन सकता है। जैसे तुमको पता होगा कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और वही कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। याद करो कब बनेगा, जब बताए थे, और जब कोयला को पर्याप्त मात्रा उपस्थित रहेगा ऑक्सीजन का तब जलाएंगे, तब बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब भरपेट हवा है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा ऑक्सीजन है। लेकिन जब उसी कार्बन को यानी कि कोयला को अपर्याप्त हवा की उपस्थिति में या अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तब क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे चारकोल भी कहते हो। उसी प्रकार से बनाए जाते हैं सिंथेटिक कोयला जो होते हैं, चारकोल उसी प्रकार जो खाना बनाने जिसका यूज किया जाता है ना। तो 2 तत्व को मिलाएंगे तो उससे बहुत सारे कंपाउंड्स का निर्माण हो सकते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करेंगे या 2 तत्व संयोग करेगा तो 2 या 2 से अधिक क्या बनेंगे, कंपाउंड्स का निर्माण होंगे। तो उनमें से एक तत्व का निश्चित भार, तो उनमें से एक एलिमेंट का क्या होगा, निश्चित भार, दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से। एक तत्व का निश्चित भार होगा, दूसरा तत्व का जो भार होगा, दोनों का भार क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अलग अलग तो होगा, लेकिन वो दोनों भार
सरल और गुणित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। सरल और गुणित अनुपात में मतलब भाग लग जाएगा आसानी से, वही हुआ सरल। और सरल मतलब भाग लग जाए, गुणित मतलब मल्टीपल। अब समझते हैं एग्जाम्पल मदद से, अब फिर नियम पर पुनः आएंगे। अभी ये नियम बता दिए, उदाहरण देंगे, उदाहरण फिर नियम पर आएंगे तब होगा क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ देखो, अभी जैसे मैंने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। याद करो, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, डेका याद कराए थे। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, देश तक याद होना चाहिए। और इसी पर मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है, सारा इसी पर बैठते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा, ये कब बनेगा ये मैंने कह दिया है, लिखाई नहीं है सिर्फ। कार्बन यहाँ कितना है, एक है। क्या गो द्रव्यमान संख्या इसका, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान की बात किया है ना क्वेश्चन में। 12 गो होगा। हाँ, उसी द्रव्यमान का ही बात करेंगे हम लोग। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना, 6, और द्रव्यमान का कितना, 12। तो कार्बन क्या हो गया यहाँ पर, 12 हो गया कार्बन। ऑक्सीजन कितना हो गया, 16। यहाँ चलो कार्बन कितना होगा, 12, यहाँ कितना होगा, 32, है ना। ये समझ में आ गया, अच्छी बात है। यहाँ पर क्या है, कार्बन, क्या को कार्बन है, द्रव्यमान में कितना है, 12 है ना। यहाँ भी देखो, यानी कि दोनों निश्चित है, निश्चित हो गया ना। वही कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, एक बार बना कार्बन मोनोऑक्साइड, वही कार्बन O2 से रिएक्ट किया तो बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन दोनों में देखो कार्बन सेम है, यही हुआ निश्चित का मतलब, यही हुआ फिक्स होते हैं। यही क्या हो गया जी, निश्चित हो गया। यही क्या हो गया, निश्चित। अच्छा, ऑक्सीजन तो यहाँ भी है, ऑक्सीजन तो यहाँ भी है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 16। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम मतलब बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो दोनों को डिवाइड करो तो 16 दूना क्या होगा, ये 32 यहाँ, हाँ ठीक है, या इसको 16 दूना 32 हो गया ना। तो यही हो गया भिन्न हो गया, यही क्या हो गए, भिन्न हो गया। इसको थोड़ा सा जैसे इसमें डिवाइड करके कहा, उसको भी भाग देकर भी तुम कर सकते हो, 2 भाग, ऐसे भी ये भी ठीक है, भाग देकर देख लेते हैं। काटो दोनों को, 3 चौके 12, 3 चौक 12, 4 चौके 16, ठीक है। उसके बाद ये 3 चौके 12, 3 चौके 12, 8 चौके 32 हुआ ना। यहाँ भी देखो ये दोनों कैसे हैं जी, निश्चित हैं, और ये है ना। दोनों ये दोनों देखो, ये दोनों, अब इस लाइन को देखो, सरल कितना सरल है ना, 4 है, 8 है, कहने में आसानी लगता है। सरल और गुणित अनुपात में संयुक्त होते हैं। सरल और गुणित मतलब मल्टीपल होंगे, 4 का मल्टीपल 2 8 होती है ना। यही बात किसने कहा, मतलब डाल्टन साहब ने कहा। अब ये समझ गया है ना, ये हो गया भिन्न। अभी भी लॉ नहीं होगा पूरा क्लियर, एक एग्जाम्पल और लो, अब फिर लॉ तब समझाएंगे। जैसे H2O ले लिया है और H2O2 ले लिया है, देखो वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके एक खास सेटअप पर दल बना लिया, और वही हाइड्रोजन मिल करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका नाम क्या है जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लिया। हाइड्रोजन वही है, ऑक्सीजन, यानी कि 2 तत्व मिल करके कई प्रकार के कंपाउंड्स का निर्माण कर सकते हैं। पता है ना, तुमको पढ़ाए हैं कि कार्बन अकेले 40 लाख से अधिक उसके कंपाउंड्स पाए जाते हैं, सिर्फ कार्बन के। अप्रूप नहीं, कंपाउंड्स बोलो उसको, है ना। कि कार्बन बड़ा खतरनाक है, इसके हम लोग बिना कार्बन के जिंदा नहीं रह सकते हैं, पढ़ाए थे जो भी था अपना। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक बार मिलकर के जल बना लिया, और वही हाइड्रोजन एक मिलकर क्या बना लिया, कार्बन, क्या बताए थे नाम इसका भी, इसका नाम अभी क्या बताए थे, पेरोक्साइड बोले थे ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो बना लेते हैं, ये जल बना लिए हैं। समझ में आ गया ना, पेरोक्साइड सिर्फ कर सकते हो। तो ये बात हो गए हैं। तो यहाँ चेक करो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलेंगे इसको सर। हाँ 10वां में नहीं पढ़ा था, नहीं सर, ये नहीं बताया था। नमम है तब ये, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ नमम है। अच्छा, हाइड्रोजन 2 होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन का 8 दूना कितने होगा यहाँ पर, 16। यहाँ बोलो ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन कितना होगा, 2 16 दूना कितना होगा, कटेगा 2 8 16, ये 2 से 1 16। देखो हाइड्रोजन दोनों यहाँ पर निश्चित है ना, यही हो गया निश्चित। यही क्या हो गया, निश्चित। ये देखो सरल और गुणित अनुपात में है ना, लेकिन दोनों भिन्न है, देखो अलग अलग है लेकिन सरल और गुणित अनुपात में है। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। यही होता है सर। अब लॉ एक बार फिर से देखते हैं, अब लॉ होगा क्लियर। अब लॉ सुनो, क्या बोले थे डाल्टन साहब, जब 2 तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, 2 तत्व है यहाँ पर, एगो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, दोनों मिला, एक बार बना लिया जल, एक बार बना लिया H2O2।
जब दो तत्व संयोग करते हैं आपस में, परस्पर रिएक्शन करेंगे, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स बनाएंगे। एगो कंपाउंड सी बना है, और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो उनमें से एक तत्व का निश्चित भार, तो इन दोनों में से एक तत्व का निश्चित भार, देखो इसका निश्चित भार एक है, यहाँ भी एक, वो क्या होंगे, दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से सरल और गुणित अनुपात में होते हैं। एक तत्व का निश्चित भार और दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से सरल और गुणित अनुपात में होते हैं। अब हुआ होगा क्लियर। ये तत्व, ये हाइड्रोजन दोनों के निश्चित है, और दूसरा ऑक्सीजन सरल है, मतलब और मल्टीपल में भी है। समझ में आ गया ना? सरल और गुणित अनुपात। सरल मतलब यही है, पॉइंट नहीं है, जैसे 8.325 पॉइंट थोड़ा दिक्कत हो जाता है। सरल मतलब 5, 6, 7, 8 उसके मल्टीपल में होंगे, यही हुआ गुणित अनुपात का, इसका प्रतिपादन डाल्टन ने किया। नेक्स्ट लॉ देखो, क्लियर हुआ सबको लॉ? समझ में आ गया ना? वजरी पटरी वाला लॉ है ये बिना बैग गिर मारे, समझ, एक बार वो पढ़ते हैं फिर एग्जाम्पल कहेंगे, आप फिर बैग गिर पे मारते हैं पीछा, तब होता है क्लियर। एक बार में नहीं हो पाता है क्लियर। बन रहा है सर। हाँ, सब चीज़ बन रहा है। ठीक है, अब देखो, अब पढ़ेंगे हम लोग बेरोजगार गेलुसाक का नियम। कुछ है यही है गेलुसाक। अच्छा, उसका ये नियम दे दिया है पीछे, फोटो दे दिया है पहले, ये बात है। इधर देखो फोटो नहीं है, जगह नहीं था, इसलिए फोटो उधर दे दिया है उसका। समझ में आ गया ना? अब देखने का मन होगा कि कैसे दिखते हैं, तो गूगल तुम्हारे हाथ में है, लिखना आ जाएगा फोटो। बाबा बड़ी फास्ट है, समझ, बाबा बहुत फास्ट है वो, सोचो सबका फोटो अपलोड उस पर है। तो गेलुसाक का लॉ, इंग्लिश हमको गड़बड़ बुझाता है, इंग्लिश बता देंगे, हिंदी में देख लो। LS हो सकता है सही होगा, फिर भी कंफर्म नहीं है, देख लेंगे। इसका स्पेलिंग साइलेंट उलेंट होगा कुछ हो, देख लो। इसका पूरा नाम है जोसेफ, तो गेलुसाक का नियम सिर्फ कहते हैं, देख लो पूरा नाम लिख देंगे। हाँ, गेलुसाक का नियम है ना। इस नियम का प्रतिपादन जोसेफ गेलुसाक, मतलब अपने नाम पर ही नियम रख दिया उसने। हम नियम दिए हैं, जुगेश नियम हो जाएगा। गेलुसाक नियम दिया, आदमी का नाम है वो, उसने नियम दिया, इसीलिए खुद के नाम पर वो नियम हो गया। जैसे अरे पढ़ते हो ना आइंस्टीन का नियम, आइंस्टीन खुद आदमी था, साइंटिस्ट थे, अपने नाम पर रख दिया आइंस्टीन का नियम। तो सर हाइड्रोजन का खोज किया तो हाइड्रोजन है, जरूरी नहीं है सब पर ऐसा होता है नियम। आप देखो जैसे पढ़ते हो ना डाल्टन का नियम, वो तो आदमी है डाल्टन, फोटो देखे हो डाल्टन अभी है, बट कहीं बैठल होगा, देखो किताब में किसी पन्ना में उधर वही साइड है, बेचारा डाल्टन इधर कहीं बैठे होंगे कोना में जाकर के दुबक करके, छोड़ो रहने दो उसको, सोए आदमी को मत उठाओ। समझ में आ गया ना? अब बात करते हैं गेलुसाक क्या नियम दिए इसने, सुनो। गेलुसाक के नियम के अनुसार, इस कहने में इधर कुछ अलग लैंग्वेज होगा तो उसको हम लोग देख लेंगे, नहीं है कोई बात नहीं है। सुनो क्या बताया। गेलुसाक के नियम के अनुसार जब प्रतिकारक और प्रतिफल गैसीय पदार्थ होते हैं, प्रतिकारक को लेफ्ट वाला और राइट वाला प्रतिफल दोनों कैसे स्टेट्स में होंगे, गैसीय अवस्था में, दोनों गैस होगा, तो उनके मोलर अनुपात पूर्ण संख्या में होते हैं। मोलर वॉल्यूम कल बताए थे, बताए थे ना। तो गेलुसाक क्या कहा, जब प्रतिकारक और प्रतिफल गैसीय पदार्थ होते हैं, कैसे पदार्थ होते हैं, गैसीय सब्सटेंस होते हैं, तो उनके मोलर वॉल्यूम पूर्ण संख्या में होंगे। बोलो पूर्ण संख्या, मैट्रिक में खूब पढ़ा था हमसे। बोलो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 1 2 3 -0 1। हाँ, तो जब प्रतिकारक और प्रतिफल किस स्टेट्स में होंगे, गैसीय अवस्था में होंगे। कंडीशन लगल है, ये लॉ तभी काम करेगा जब कौन अवस्था में हो जी, गैसीय स्टेट में, ध्यान रखना। तो उसके मोलर अनुपात क्या होंगे, पूर्ण संख्या में। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया का निर्माण किया, क्या निर्माण किया, अमोनिया का निर्माण किया, NH3 का। तो पहले रिएक्शन क्या करना पड़ेगा, संतुलित, नहीं तो किसका अपमान कर देंगे हम लोग, लेबोजर का अपमान हो जाएगा। अरे तुम मेरा नियमों को फेल कर दिया, हमारा नियम काम नहीं करेगा, तुम पर थर्मल सिलेक्शन का नियम, इसीलिए रिएक्शन बैलेंस करो। बोलो विदुर कैसे बैलेंस करेंगे, बोलो विदुर क्या करना, अभी मैंने सिखाया था जल बैलेंस करने के लिए, चलो बोलो कैसे बैलेंस करेंगे। पहले किसको बैलेंस करना है,
नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को क्या करेंगे, किधर क्या लगाएंगे बताओ। नाइट्रोजन वहाँ 2 है। हाँ यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दिए। और जैसे नाइट्रोजन या हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया तो हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर, 3 लगा तो देंगे। 3 लगा देंगे। रिएक्शन बैलेंस हो गया रिएक्शन। रिएक्शन को तुरंत कर देता है। समझ में आ गया ना। अच्छा देखो किसी की बात नहीं। सुनो, तो ये सब गैसीय स्टेट्स में है। किस स्टेट्स में गैसीय है? स्टेट में। नाइट्रोजन भी गैस होते हैं, हाइड्रोजन भी गैस, अमोनिया भी गैस होते हैं। हाँ सर, एगो होता है NH4, एगो होता है अमोनियम। NH3, वो अमोनियम है, ये अमोनिया है, अमोनिया। ध्यान रखना। समझ में आ गया ना। NH3 ये तीनों, ये देखो प्रतिकारक भी गैसीय स्टेट्स में है और प्रतिफल भी किस स्टेट्स में है, गैसीय स्टेट में। गैसीय स्टेट्स में है। तो ये लॉ वही कहता है जब प्रतिकारक और प्रतिफल गैसीय अवस्था में हो तब उसका मोलर अनुपात पूर्ण संख्या में होगा। तब उसका मोलर अनुपात क्या होंगे, पूर्ण संख्या में होंगे। यहाँ क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं है तो एक, वही एक हो गया। 1 मोल ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, मान लो सपोज, मतलब थोड़ी सी मात्रा किसका ले लिए। मोल मतलब ये है वो मोल नहीं, किसी पदार्थ के थोड़ी सी मात्रा बहुत कम रहेगा ना उसको बोल देंगे मोल है। किसी पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा क्या बोलते हैं हम लोग, मोल है। हाइड्रोजन का लेना है, किसी का लेना है, कनिक रहेगा, बोल देंगे मोल है। तो ये नाइट्रोजन के थोड़ा सा लिए हो ना तो बोल देंगे मैंने 1 लिखल है, 1 मोल क्या ले लिया मैंने, नाइट्रोजन ले लिया। यहाँ पर कितना लिखल है, 3, तो 3 मोल क्या हो गया यहाँ पर जी, 3 मोल हो गया हाइड्रोजन, और 2 है तो 2 मोल क्या हो गया, अमोनिया। अमोनिया। हो गया एक बात। तब प्रतिकारक और प्रतिफल, प्रतिकारक और प्रतिफल का मोलर अनुपात, मोलर अनुपात, यही मोलर हुआ ना, मोलर अनुपात। तो 1 मोल इधर कितना मोल है, 3 मोल, इधर कितना मोल है, ये क्या बोला है, कौन संख्या में होगा जी, क्या यहाँ पूर्ण संख्या है सब, हाँ है। ठीक है। तब क्या है, ठीक है। यानी कि बट्टा उट्टा में नहीं। क्योंकि पूर्ण संख्या बट्टा में नहीं होता है। नेचुरल नंबर में 0 सटाया तो कौन संख्या बन जाएगा, बस हो पूर्ण गया पूर्ण संख्या। संख्या। तो ये जो है ना अनुपात, सबका अनुपात। देखो एक सेकंड, एक चीज कैसे सर? सुनो, यहाँ पर वर्ड खतरनाक है, गड़बड़ा जाओगे। यहाँ पर क्या लगल है जी, अनुपात, रेशियो। रिएक्शन में कहीं 1/2 भी आते हैं बैलेंस करने के लिए। हाँ आते तो हैं। देगा तब तो पालन नहीं कर रहा है। क्या लिखल यहाँ पर है, अनुपात। सबको लिखो, देखो कटने उठने वाला है, काट करके सिंपल संख्या में आ जाएगा वो। हाँ बात समझ रहे हो ना। यस सर। डायरेक्ट ये देख के मत कहना कि नियम पालन नहीं कर रहा है, ये बात ध्यान देने वाली बात है, खतरनाक वर्ड। समझ में आ रहा है ना बात को। हाँ, चल गया। अनुपात बोला है ना, डायरेक्ट ये नहीं बोला। अनुपात मतलब 1 3 2 दिए हो ना, अब होता है 1/2 होता है, 2 से गुना कर दिए दोनों तरफ, आ जाता अपने वो 2 अनुपात 1 हो जाता। जो भी आता। बात समझ आ गया ना। तो ये हो गया। अब एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है तो उससे भी समझ सकते हो। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, क्या बन गया जी, क्या बन गया, जल बन गया सर। जल बना ना। मान लो कुछ जितना मन है, यहाँ मैंने 1 मोल का दिया और तुम्हारा मन है ml में लीजिए, ठीक है, 100 ml ले लेते हैं हाइड्रोजन, 50 ml ऑक्सीजन, और कितना ml जल बनेगा, 100 ml। ये कैसे कर दिए, सुनो कैसे हुआ। हाइड्रोजन का बशर्ते सभी गैसें समान ताप और दाब पर हो। इम्पोर्टेंट बात, ये नियम जो काम करेंगे, ये नियम तब काम करेंगे गैस अवस्था में जो तुम प्रतिकारक ले रहे हो और तुम्हारा प्रतिफल जो भी गैस अवस्था में बन रहा है वो तब नियम लागू होंगे बशर्ते सभी गैसें समान ताप और दाब पर हो। यानी कि यदि 10 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन लिए हो तो 10 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। 20 पास्कल प्रेशर पर लिए हो हाइड्रोजन तो 20 पास्कल प्रेशर पर लेना पड़ेगा ऑक्सीजन। नींद आ रहा है तुमको, बात समझ में आ गया ना। तो वही कहा है समान ताप और दाब पर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बहुत बर्दाश्त। ये चीज हो गई, दोनों का कांस्टेंट होगा, इसका जितना होगा उसका उतना होगा, दोनों का। अब चलो, तो हाइड्रोजन 100 ml है। बट्टा वाला लेके बताइए सर। हैं? बट्टा वाला बताइए। बट्टा वाला में क्या दिक्कत है, मान लो जैसे बट्टा वाला आता, यहाँ सपोज मान लो 1/2 आता, 200 गुना कर दो, 200 गुना करेगा 2 और 3 दूना 6, 1 तो वो रेशियो हो गया। बात समझ में आ गया ना। यहाँ भी देखो, यहाँ भी लैब में जब तुम लेगा ना हाइड्रोजन 100 ml, ऑक्सीजन लगा 50 ml, तो 100 ml जल बनता है। कितना ml जल बनेगा, 100 ml जल बनेगा।
कैसे सर? बनता है, ऐसे करके देख सकते हो। अच्छा दूध लिया 1 किलो, दही कितना बनता है? आधा किलो। अधिक नहीं, 1 किलो बनता है, कहाँ गया वो? 1 किलो समझना है ना। कोई पदार्थ ऐसा लो, ऐसा करने ये समझने वाला है ही नहीं, समझ ऐसा लैब में जब करोगे ना, जल ऑक्सीजन इतना इतना ग्राम लोगे, वो इतने बनेगा। अब ऐसे समझो तो सीधा समझो, ऐसे समझो, रसगुल्ला बनाते हो ना, 10 किलो दूध में कितना रसगुल्ला बनेगा? 10 किलो दूध वेट के अनुसार से छेना पहले निकालोगे ना जी, तो मतलब 10 किलो दूध है, 2 किलो छेना निकलेगा। हाँ तो और तो कम निकला ना, तो कुछ इसी प्रकार इसमें भी होते हैं। हाइड्रोजन लेगा 100 ml, ऑक्सीजन लेगा 50 ml, तो जल बनेगा 100 ml। हाँ। इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं, लैब में से होते हैं। बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, अब यहाँ पर अनुपात देखो, अतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन जो आपस में संयुक्त अर्थात 100 ml और 50 ml होते हैं, आपस में सरल अनुपात 2:1 के अनुपात में होते हैं। किसके रेशियो में होंगे ये? 2:1 के रेशियो में होंगे। तो काटो दोनों को, सेम रेशियो मिलेगा। यही और कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम है। एवोगाड्रो नियम भी हमने देख ही लिया है, ऐसे समझो क्लियर हो गया। कल जो पढ़ने वाले हैं, कल मूलानुपात सूत्र की गणना करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला करेंगे, कल से नया टॉपिक चलेगा, है ना। और कल जो चलेगा उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बड़ी खतरनाक नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक्स है। उससे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आएंगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। हाँ, समझ में आ गया ना? परमाणु सिद्धांत कल बात डाल्टन क्लास में इम्पोर्टेंट मत रहना, नहीं तो पूरा केमिस्ट्री चौपट हो जाएगा। पहले कह देते हैं।